हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल एंड सावेश। तो ये अपना DSSB दास ग्रेड 2 804/26 के लिए सीरीज चल रही है और ये आपकी 17/7/2019 की थर्ड शिफ्ट है। एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो दास ग्रेड 2 2019 के अंदर पूछे गए थे वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप कंपिटिटिव एग्जाम्स का पैटर्न नोटिस करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो भी किसी एग्जाम का एक फिक्स पैटर्न होता है वो अपना प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड होता है। ओके, मतलब कौन देखो, चैप्टर्स तो लगभग हर किसी में सेम ही आते हैं, बट ये रहता है कि किस चैप्टर से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर की किस एग्जाम के अंदर कितनी ज़्यादा वेटेज है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दास ग्रेड 2 की बात करता हूँ तो इसके अंदर आपका सिंप्लीफिकेशन जो कैलकुलेशंस होती है ना उस पर उसकी थोड़ी वेटेज ज़्यादा है फर्स्ट सेक्शन के अंदर। ओके, तो एंड अरिथमेटिक की वेटेज ऑब्वियसली ज़्यादा ही रहती है DSSB के अंदर। एडवांस की इतनी वेटेज नहीं रहती है। बाकी हाँ, एडवांस से क्वेश्चन आते हैं तो मैंसुरेशन से आ जाते हैं, है ना। बट हाँ, काफ़ी बच्चों को ये रहता है कि सर अलजेब्रा से क्वेश्चन नहीं आता है या फिर ज्योमेट्री से नहीं आता। मैंने आप लोगों को पहले दिन से ही बोलता रहा हूँ, जब मैंने आपको स्ट्रैटेजी भी बताई थी कि आप लोग स्किप कुछ मत करिए। कुछ नहीं पता रहता कि मतलब फोर सेफ साइड आप लेके चलिए, अलजेब्रा ज्योमेट्री सेफ फोर सेफ साइड आप लेके चलिए। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा ही नहीं है इसको, बिल्कुल स्किप कर दिया। ओके, आपको पढ़ना है ये, बिकॉज एग्जाम में किसी किसी शिफ्ट के अंदर क्वेश्चंस बन जाते हैं इससे। ओके, सो स्टार्ट करें फिर अपना लेक्चर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था तो मैंने करेक्शन की है। दिस इज 2, 3 एंड 5। तो बोल रखा है, देखो मिक्स क्वेश्चन मैंने लिया। अच्छा, ये ना पार्ट 1 है। मैंने थर्ड शिफ्ट के अंदर थोड़े अच्छे क्वेश्चन मुझे लग रहे थे तो मैंने सोचा दो पार्ट्स के अंदर इसको मैं डिवाइड करता हूँ। थर्ड शिफ्ट को, ये पार्ट 1 है आपका, इसके बाद जो आएगा वो पार्ट 2 आएगा। अच्छा, मैं आपको अपनी लाइव क्लास की टाइमिंग बता देता हूँ। ये आपकी सुबह 11 PM से, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 आवर की क्लास होती है। तो 11 PM पर स्टार्ट, सॉरी 11 PM बोल रहा हूँ, 11 AM पर स्टार्ट हो जाती है अपनी क्लास। एंड कभी कभी थोड़ी सी लेट हो जाती है, जस्ट सिस्टम सिस्टम थोड़ा हैंग, मतलब कभी कभी कुछ इश्यूज आ जाते हैं, नेटवर्क इश्यूज आ जाते हैं। तो 11:30 तक चली, 11:30 पे स्टार्ट हो जाती है फिर वो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो जाती है कभी कभार। वैसे 11 AM पर अपनी क्लास है। एंड क्लास के दिन की अगर मैं बात करूँ तो मंडे टू फ्राइडे आप लोगों की क्लासेस होती है। मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। हमारा जो वीकेंड होता है वो ऑफ होता है। ओके, वीकेंड ऑफ रहता है गाइज, मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लास होती है। ओके, अच्छा यहाँ पर बोल रखा है जो पर्सन है XYZ, इनकी सैलरीज का रेशियो 235 है ना, इनकी सैलरीज का रेशियो है। अगर इनकी सैलरी के अंदर 15%, 10%, 20% की इंक्रीमेंट हो जाती है तो इनकी नई सैलरी का रेशियो क्या आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। सिंपल, आपसे इनकी सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट पूछ ली गई, कितनी होगी। जैसे 2, 3, 5 है। सो आपको पता है 15% की इंक्रीमेंट होगी तो अपने आपका 115% हो जाएगा, यानी 1.15 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 110 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 120 से। क्लियर है। 22 230 हो जाएगा, ये 330 हो गया है, और 12×5 = 60, 600 हो जाएगा। आप कैंसल आउट करेंगे इसको, मीन्स रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ पे 23:33 बात समझ आ रही है आप लोगों को। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। यहाँ पर जो भी बेस्ट अप्रोच, बेस्ट से बेस्ट अप्रोच हो सकती है ना, वो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। क्लियर है। चाहे तो आप इसका वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कर सकते थे, जैसे, है ना, 5×3 = 15, और फिर आपका 23/20 से आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 को। आप लोग ये भी कर सकते थे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते थे, बट मैं यहाँ पर बेस्ट अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, क्लियर है। यहाँ पे मैं डेसिमल लगाए हैं। ऑलराइट, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है अपना, और आप लोग देखिएगा सिंप्लीफिकेशन से अच्छे खासे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे गए हैं अच्छे खासे क्वेश्चन। मतलब सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन पर आप लोगों को, फॉर अगर आप लोग मतलब दास ग्रेड 2 के लिए प्रिपेयर करो तो अच्छे से इनकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 5, मेरे पास थोड़ा सा पेज कम है तो एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर 5 - 3/4 प्लस 2×2 = 4 + 1 5/2 -1/2 + 1/6 -1/7।
ये थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैंने एडजस्टमेंट करने की कोशिश करी है। ओके, सो एलसीएम कितना आ जाएगा, 642 इसका एलसीएम आ गया, एंड दिस इज 21 एंड 6 7 ज़ा 42 एंड 7 6 ज़ा 42 होता है, ये प्लस है तो -1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे +1 हो गया, 22/42 हो जाएगा, दिस इज 22/42 मेरे पास रिमेनिंग रह गया। अब यहाँ पर 5/2 है माइनस के अंदर, है ना, ये जो सोल्व हो गया है उसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को गंदा गंदा ना लगे, है ना, बिकॉज सिली मिस्टेक्स होने के भी चांसेस हो जाते हैं फिर उस केस के अंदर। 2 से 21 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर, है ना, 21 पंजे 105 आएगा, 21 में से अगर मैं 105 में से अगर मैं 22 माइनस करूँगा 83, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 83/42। 83 इसको कंप्लीट मैंने सोल्व कर लिया 83/42, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो था इसको कंप्लीट मैंने सोल्व कर लिया, 83/42 आया प्लस 3/4, गॉट इट, और यहाँ पर है मेरा -5। मैं ज़्यादा इसके अंदर नहीं घुसा रहा क्वेश्चंस को, मतलब एक आधी स्टेप तो मुझे लिखना चाहिए, आप लोगों को भी एग्जाम के अंदर लिखना चाहिए, वरना अगर आप लोग सभी कुछ इसकी अंदर ही करने की कोशिश करोगे ना, सिली मिस्टेक होगी, डेफिनेटली सिली मिस्टेक होगी, कुछ ना कुछ आप लोग मिस करोगे, है ना, जैसे 42 लिखना भूल गए, कुछ ना कुछ मिस होगी, बिकॉज एग्जाम के अंदर टाइम प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है, वो चलता रहता है और सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो जितनी क्लियरिटी रहेगी उतना ठीक रहेगा। 4 और 42 का एलसीएम लूँगा, 84 हो जाएगा, 84, एंड 21 से 21 या 63, बिकॉज 4 2 7 21 या 63, एंड ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, ठीक है, एंड 6 दूनी 12 यानी 229 हो जाएगा ये, ठीक है। 229/84 गाइज आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आया है, एंड 5 माइनस कर दूंगा, क्लियर है, तो इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 4 ज़ा 20, 8 5 ज़ा 40 एंड 5 4 ज़ा 20, 420 हो गया है, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 8 ज़ा 40 एंड 5 4 ज़ा 20, 420 हो गया। 420 में से अगर मैं 229 माइनस करता हूँ 229, तो 300 300 120 और 71, 191 आ गया, 191/84, तो 8 दूनी 16 होता है, 168 है ना, 168, 191 में से आप 168 माइनस करोगे, तो आपका 170 होगा, तो 21 और 23/84, क्लियर है, ये दिख रहा है आप लोगों को जो मैंने आंसर लिखा, ठीक है, तो 2:23/84 आंसर होगा आप लोगों का, ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो सिंप्लीफिकेशन के अंदर बस यही है कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ें थोड़ी सॉल्व करनी चाहिए, वरना अगर एक में ही करोगे तो फिर सिली मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, हमसे बोला गया मैं थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ, 2.3 टू दी स्क्वायर माइनस 0.027। अब आप लोग देखिए कि इस तरीके के क्वेश्चन कितने ज़्यादा पूछे गए हैं, पिछली जो शिफ्ट हमने करी थी वहाँ पर भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। 2.3 टू दी स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09, ओके, सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको पैटर्न जरूर नजर आएगा ना, एक क्यूब है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको बिना पैटर्न के तो सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बिना पैटर्न के अगर हम सोल्व करेंगे, वरना कुछ ना कुछ पैटर्न बनना होता तभी ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलता है। जैसे यहाँ पर क्यूब लिखा गया, यहाँ पर स्केल लिखा है, अगर आपने a क्यूब माइनस बी क्यूब पढ़ा है तो आपको पता होगा सर a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी ब्रैकेट a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, ये आप लोगों का एक फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, क्लियर है। सो क्या ये आपका a क्यूब लिखा हुआ है, तो क्या आप लोग थोड़ा सा माइंड यूज करके आप लोगों को ये नहीं लग सकता कि सर ये 0.3 टू द क्यूब होगा, है ना, 0.3 का क्यूब होगा ये, ओके, तो अगर ये a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा है तो अपॉन में ये a स्केयर बी स्केयर प्लस ए बी लिखा होगा, यही होगा ना, बिकॉज 0.3 का जब मैं स्केयर करूंगा तो 0.9 आएगा, है ना, 0.09 आएगा जब मैं बी का स्केयर करूंगा, तो मीन्स मैं यहाँ से समझ जाऊंगा कि भाई यही चीज़ लिखी गई है, तो मैं सीधा सीधा इसको लिखूंगा सर a माइनस बी। अगर मैं इस a क्यूब और b क्यूब को ओपन कर लेता हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले को जब मैं ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर आएगा a माइनस बी ब्रैकेट a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, गॉट इट, एंड अपॉन में आएगा a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, वही चीज़ लिखी गई है, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, सॉरी ए बी,
तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। फाइनली आपके पास आ जाएगा a माइनस बी। ए कितना है यहाँ पे 2.3 है। बी की अगर मैं बात करता हूँ तो बी कितना हो जाएगा 0.3। तो 2.3 में से अगर मैं 0.3 माइनस करूँगा आंसर आएगा 2। गॉट इट। ऑप्शन 4 सॉरी। सो 2 क्वेश्चन तो देखो आप लोगों को सीधा सीधा कैलकुलेशन पे मिले। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, आपसे बोलोगे कि नंबर है, पहले उसको 40% इंक्रीज किया जाता है, फिर 40% डिक्रीज कर दिया, नेट परसेंटेज चेंज और डिक्रीज आपको बताना है। सेम जब इंक्रीज किया था, जब सेम डिक्रीज कर दिया जाता है तो हम क्या देखते हैं उसके अंदर, एक सीधा सीधा या तो आप लोग सीधा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100 वाला लगा सकते हो कि ऑलवेज ये डिक्रीज ही होगा, ऑलवेज डिक्रीज होगा, यानी 4 4 जा 16 डिवाइड बाय 100 कैंसल आउट हो जाएगा, 16% का डिक्रीज हुआ। नहीं तो मल्टीप्लाई, बहुत सारे मेथड है, कोई वैल्यू लेट कर लीजिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कर लीजिए, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%, ये हमारा सक्सेसिव वाला फॉर्मूला होता है। एक्चुअली ये जो ड्राइव होता है वो इसी से ड्राइव होता है, बिकॉज यहाँ पर 40 का इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर 40 माइनस हो गया, प्लस 40 इंक्रीज हुआ है, इंटू माइनस 40 डिवाइड बाय 100 हो गया। तो आप देखोगे 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये आप लोगों का यही बचा है। ओके, यही चीज़ बची है आप लोगों की, ये माइनस आगे निकल के आ गया, ये माइनस आगे निकल के आ गया, और ये 40 को अगर मैं x लिखता हूँ तो x स्क्वायर हो जाएगा बाय 100%। गॉट इट। तो 16% का यहाँ पे डिक्रीज हुई है वैल्यू। बात समझे आप लोगों को, 16% से यहाँ पर वैल्यू डिक्रीज हो गई है। आगे बढ़े। अच्छा, रेड कलर थोड़ा सा दिक्कत करता है ना, रेड कलर थोड़ा सा दिक्कत करता है, इसलिए हम रेड कलर को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ब्लैक स्क्रीन पर रेड कलर थोड़ा सा दिक्कत होती है, लाइट कलर लेने की कोशिश करेंगे ना। ऑलराइट, here is 3.6 into 0.48 into 2.50 0.12 into 0.09 into 0.5. Got it. सो 12 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, बिकॉज 12 के टेबल में 36 आता है, 12 3 से 36 होता है। बट हाँ, अब यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पर एक जीरो ऊपर आ जाएगा ना, बिकॉज यहाँ पे जब अपोन में 10 आएगा, ऊपर 100 आएगा, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर एक जीरो बचेगा, मीन्स यहाँ पर 30 आ गया है। क्लियर है। इसको मैं कैंसिल आउट करूँगा, देखो डेसिमल के बाद जब कोई डिजिट लिखा होता है उसके बाद जीरो तो मैं चाहे जितने मर्जी लगा दूँ, उसका कोई मैटर नहीं करता, तो आप लोग इसको हटा दोगे भी तो चलेगा। 5 5 0.5 में 5 5 से 25 हो गया। गॉट इट। 3 3 से 9 16 16 से 48 होता है ना, तो यहाँ पर मेरे पास 3 रह गया, 3 से मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा, 10 पे चला जाएगा, 16 5 से 80 एंड 10 800, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 800 करेक्ट आंसर है। गॉट इट। ऑप्शन 1 800 आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं ना, आपसे बोला हुआ है कि एक हॉस्टल है जिसके अंदर 12 लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं जिनका एवरेज कंजम्पशन 12 किलो है ना, 12 किलो चावल वावल खाते हैं जिसका एवरेज कंजम्पशन है। ओके, यानी बॉयज और गर्ल्स का मिला के एवरेज कंजम्पशन 12 किलो बता रखा है। द एवरेज कंजम्पशन ऑफ राइस बाय बॉयज इज 16 kg पर हेड एंड गर्ल्स का कितना है 8 kg पर हेड है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन द हॉस्टल आपको बताना है। एलिगेशन आप लोग इजिली क्वेश्चन कर सकते हो, बिकॉज आप लोगों को बॉयज़ का एवरेज दे रखा है, गर्ल्स का एवरेज दे रखा है, दोनों का कंबाइन एवरेज दे रखा है, तो आप एलिगेशन से कर सकते हो। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स की, तो बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ हैं 12 लड़के हैं ना, गर्ल्स एक्स मैंने लेट कर ली है। बॉयज़ का जो एवरेज कंजम्पशन है वो 16 kg है, गर्ल्स का एवरेज कंजम्पशन 8 kg है, दोनों का कंबाइन एवरेज कंजम्पशन कितना है 12। ठीक है, हम एलिगेशन तभी लगाते हैं जब हमें एक का एवरेज दे रखा हो, एक दूसरे वेरिएबल का एवरेज दे रखा हो, देन दोनों का कंबाइन एवरेज दे रखा हो, हम तभी एलिगेशन लगाते हैं ना। ठीक है, अब क्या करोगे आप लोग, इनके बीच का डिफरेंस ले लोगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 4, तो दोनों का रेशियो सेम है 1:1 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू अगर 12 है तो यहाँ पर भी 1 यूनिट की वैल्यू 12 ही होगी, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 12। मीन्स गर्ल्स कितनी है इस हॉस्टल के अंदर 12 गर्ल्स हैं। एलिगेशन से हमने किया। बाकी कोई बच्चा अगर एलिगेशन में थोड़ा दिक्कत कर रहा है, मतलब कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप लोग यहाँ पर बेसिक से भी कर सकते हो ना। जैसे अगर मैं बात करता हूँ बॉयज़ एंड गर्ल्स की,
बॉयज़ कितने हैं, 12 लड़के हैं और बॉयज़ का एवरेज कितना है 60, गर्ल्स x हैं और गर्ल्स का एवरेज कितना है 8। तो मैं टोटल क्लास इज इक्वल्स टू टोटल क्लास लिखूंगा, टोटल क्लास कंजम्पशन इज इक्वल्स टू टोटल क्लास का कंजम्पशन। तो 12 कम 12 192 हो जाएगा ना, 12 होता है, ये 8x हो गया। ये टोटल क्लास का कंजम्पशन है, इज इक्वल्स टू इधर भी मैं टोटल क्लास का कंजम्पशन लिखूंगा। जैसे एवरेज कितना है पूरी क्लास का 12 है, मैंने अगेन रेड कलर अवॉइड करने के लिए बोला, रेड कलर ही मैंने लिया, कोई नहीं, 12 है। एंड पूरी क्लास कितनी मेरे पास 12 प्लस एक्स। तो आप लोग इससे भी ये आप लोगों ने इक्वेशन बनाई है, टोटल कंजम्पशन इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन, तो वो वहाँ से भी आप लोग कर सकते हो ना। जैसे कि 192 हो जाएगा प्लस 8x इज इक्वल्स टू 144 प्लस 12x। ओके, सो 194 में से अगर मैं 144 माइनस करता हूँ तो 5 42 और 48 और 4x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। क्लियर है, ये अल्टरनेट मेथड था, ये आप लोग बोल सकते हो सेकंड मेथड था। मतलब बेसिकली हमने बेसिक से किया है, यहाँ पर हमने एलिगेशन से किया था। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोलेगा व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड दीज नंबर्स। ओके, जिसके अंदर आपको मतलब उस नंबर से अगर आप लोग डिवाइड करते हो, बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करते हो, तो यहाँ पर आपको 3 रिमाइंडर मिलता है हर एक केस के अंदर। HCF आप लोगों को बेसिकली निकालना है। कैसे निकालते हैं इस केस के अंदर HCF? इस केस के अंदर HCF कैसे निकालते हैं हम करते क्या है, जैसे कि यहाँ से आपका जो 3 रिमाइंडर बच रहा है वो सब माइनस कर देंगे। हम माइनस क्यों करते हैं? बेसिकली एक बात मुझे बताओ, मुझे एक ऐसा नंबर बताना है जो इस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होने पर 3 रिमाइंडर दे रहा है ना। तो पहले मैं उसमें से जो एक्स्ट्रा 3 बच रहा है ना वो माइनस कर दूंगा, तभी तो मैं चेक कर पाऊंगा कि वो नंबर उससे डिवाइड हो रहा है नहीं हो पा रहा। समझ रहे हो? अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई 13 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 1 रिमाइंडर आता है। ओके, 1 एक्स्ट्रा बच रहा है। तो अगर मुझे चेक करना है कि 13 में कि अगर मैं 13 को 2 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर बच रहा है नहीं बच रहा, तो पहले मैं चेक करूंगा कि 30 जब मैं 1 उसमें से रिमाइंडर माइनस कर दूंगा, 13 में से जब मैं 1 माइनस कर दूंगा तो जो मेरे पास नंबर आ रहा है क्या वो 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, है ना। 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। सब वही चीज़ है कि मैं यहाँ से 3 रिमाइंडर माइनस कर दूंगा, तो मैं चेक करूंगा यहाँ पर जो नंबर्स आएंगे, है ना, वो उस रिमेन नंबर से डिवाइड होंगे नहीं होंगे, है ना, जो मेरा लार्जेस्ट नंबर होगा। तो मैं माइनस कर लूँगा 4 3 5 5 4 7 4 4 5 5 1 3 5 एंड 5 7 8 5। गॉट इट। ये नंबर्स आ गए। ये नंबर्स अगर उस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल होंगे ना, तो इन दोनों के इन नंबर्स के बीच का डिफरेंस भी उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, 5 4 9 होता है और 6 390 आया, 0 6 3 9 50 390 0 5 650। तो इनके बीच का डिफरेंस आया, ये डिफरेंस भी उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होगा। मैं चेक करूंगा। ओके, जैसे मैं 52 से चेक करता हूँ तो 52 13 चौके 52 होता है, 13 3 39 30 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। ओके, मुझे 65 दिख रहा है, मुझे यहाँ पे 13 का मल्टीपल दिख रहा था, इस ऑप्शन के अंदर भी मुझे पहले 30 के मल्टीपल दिखे, है ना। मैं थोड़ा कॉमन सेंस तो यूज़ करूंगा। यहाँ पर मुझे 13 के मल्टीपल दिख रहे थे, तो इधर भी मैं 13 के मल्टीपल मुझे जहाँ पे दिख रहे हैं मैं पहले वही तो चेक करूंगा। तो मुझे यहाँ पे 16 दिखा, 13 3 39 30, 13 पंजे 65 और 5 से ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 60 390 65 से कैंसिल आउट हो रहा है, 390 65 से कैंसिल आउट हो रहा है, 650 65 से कैंसिल आउट हो रहा है। ये मेरा आंसर हो सकता है। ठीक है, अब 55 तो होगा नहीं, बिकॉज मुझे लार्जेस्ट नंबर बताना था। 55 तो होगा नहीं बिकॉज 6 से 65 से पहले हो गया। अब 75 एक बार मैं चेक कर लूंगा, बिकॉज लार्जेस्ट नंबर बताना है। अगर 65 कैंसिल आउट कर रहा है तो 75 भी तो कर, अगर 75 कैंसिल आउट कर रहा होगा तो मैं आंसर कर दूंगा, वो मेरा फिर 75 होगा। क्लियर है? तो 5 से कैंसिल आउट करूंगा, देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है नहीं जा रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा। बट आपने ऐसा नहीं कर देना कि आपको, आप लोगों ने जैसे 65 हुआ है, 65 इसको डिविजिबल करा तो सीधा 65 आप लोगों ने आंसर कर दिया है, नहीं। बिकॉज यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर बताना है, क्या पता इससे बड़ा कोई ऐसा नंबर हो जो इनको डिवाइड कर पा रहा हो, तो वो हमारा उस केस में आंसर हो सकता है ना। एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन देखिए, 0 पॉइंट मैं अलग से लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखे। 0.06 टू दी स्केयर
प्लस 0.047 टू दी स्केयर प्लस 0.079 टू दी स्केयर डिवाइड हो जाएगा 0.006 टू दी स्केयर प्लस 0.0047 टू दी स्केयर प्लस 0.0079 टू दी स्केयर। ओके, ठीक है। मुझे ना ऊपर नीचे वैल्यूज सेम सी दिख रही है, जैसे 6 लिखा है 6 लिखा है 47 47 479 79 वैल्यूज ऊपर नीचे सेम सी लग रही है ना। जब इतना पता चल रहा है कि भाई कैंसल आउट होगा, बिकॉज ऊपर नीचे सेम है कुछ ना कुछ, तो कैंसल आउट तो होगा। तो कैंसल आउट मुझे करनी है, वैल्यूज मुझे कैंसल आउट करनी है। अब कैंसल आउट करने के लिए मुझे एग्जैक्ट चीजें सेम बनानी पड़ेंगी। ओके, आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसिमल के बाद ना 0.06 है, यहाँ पर C4 सिर्फ 0.6 है। तो या तो मैं इसको 0.06 बना लूँ, है ना, सॉरी 0.006 बना लूँ, या फिर मैं इसको 0.06 बना लूँ, है ना। या तो मैं इसको नीचे वाले को ऊपर वाले की तरह सेम कर लेता हूँ, या फिर मैं ऊपर वाले को नीचे वाले की तरह सेम कर लेता हूँ। किसी ना किसी की तरह तो मुझे सेम करना पड़ेगा। अच्छा, वैसे आप लोगों को, काफ़ी लोगों को ये सब चीज़ें आती होंगी, बट किसी को अगर नहीं आती है तो मैं उसके लिए यहाँ पर एक चीज़ बता दे रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास 0.06 है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं चीज़ें आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, 0.06 है। ओके, मैं ना यहाँ पर अगर 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, आप यहाँ से मैं बिल्कुल बेसिक से चीज़ें बता रहा हूँ, जिन बच्चों को यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन आती है। आप लोग इसके बाद भूलोगे नहीं ये सब, ठीक है। जो मैं यहाँ पर कराने जा रहा हूँ ना, उसका लॉजिक मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग डेसिमल हटाओगे अपॉन 100 आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपके पास आएगा 6/10, और इसको सोल्व करोगे तो आपको 0.6 आएगा। मतलब कि आप लोगों ने एक चीज़ देखी कि सर जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया ना, तो जो डेसिमल था वो मेरा राइट हैंड साइड प्लेस हो गया। मीन्स जब आपका 0.06 था, आपने जब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो जो मेरा डेसिमल था वो राइट प्लेस पर स्लाइड हो गया है, यानी 0.6 आ गया है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? तो क्या मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं? ओके, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, जिससे कि जो मेरा डेसिमल है वो राइट प्लेस पर आ जाएगा ना, जिससे कि जो मेरा डेसिमल, जैसे कि यहाँ पर 0.006 था, अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जो मेरा डेसिमल था वो एक प्लेस आगे की तरफ आ जाएगा, मीन्स मेरे पास हो जाएगा 0.06। क्लियर है? तो आप बोलोगे सर जल्दी जल्दी कर दीजिए, है ना, जल्दी जल्दी कर दीजिए। बट एक चीज़ मुझे बताओ, हम जो क्वांट के अंदर चीज़ें करते हैं ना, वो हमें LHS इक्वल टू RHS रखनी पड़ती है, टॉप इक्वल्स टू बॉटम रखनी पड़ती है ना। LHS को RHS की इक्वल रखूंगा, अगर मैं टॉप में करूँ तो मुझे बॉटम में भी वो चीज़ करनी पड़ेगी। मैथ्स में सिर्फ कुछ भी मैं अपने हिसाब से नहीं कर सकता, जस्ट मुझे सही लगनी चाहिए, मैं कुछ भी चीज़ अपने हिसाब से नहीं कर सकता। ओके, अब मैं यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करने पर मेरी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, बट मैं नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेंगी। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, मैं क्या कर सकता हूँ? आप एक बात मुझे बताओ, आप अलग से चीज़ें नहीं कर सकते, बट जो इसके अंदर चीज़ें इंक्लूड हैं वो तो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 0.006 है। ओके, इसको अगर मैं एक बार ब्रेक करके दिखाऊँ, इसको ब्रेक कर, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो कैसे होगा? 6/1000 है, 6/1000 है। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इसको ऐसे अलग से लिख लेता हूँ 1/10 इंटू 6/100, है ना, 1/10 इंटू 6/100, तो ये मेरा 1/10 एज इट इज़ रहेगा। और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ 0.06 आएगा, डेसिमल के अपॉन में 2 जीरो है तो ऊपर डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो जाएंगे, 1/10 इंटू 0.06। ओके, तो आपने देखा जब मैंने इसमें से 10 कॉमन ले लिया तो ये मेरा 0.06 हो रहा है ना। अलग से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा था, बट मैंने यहाँ से 10 कॉमन ले लिया तो ये 0.06 हो गया। ओके, तो मैं, आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि भाई अगर मैं 10 कॉमन ले लेता हूँ ना तो 0. मेरा ऊपर वाले की तरह सेम हो जाएगा नीचे वाला नंबर। ओके, अब यहाँ पर है स्केयर, यानी ये जो 0.006 है ना, 2 बार लिखा गया, तो आपको 2 बार 10 कॉमन लेना पड़ेगा। मीन्स आप लोगों को यहाँ से लेना पड़ेगा 10 टू दी स्केयर कॉमन, 1/10 टू दी स्केयर कॉमन लेना पड़ेगा। सो अब मैंने ये चीज़ इरेज करना नहीं चाहता, बिकॉज यहाँ पर ये मैंने सब कुछ आपको समझाया है, तो मैं नीचे कर देता हूँ इसको सॉल्व। यानी कि 0.006 टू दी स्केयर प्लस 0.047 टू दी स्केयर प्लस 0.079 टू दी स्केयर है। ओके, यहाँ से मैंने 1/10 टू दी स्केयर कॉमन ले लिया, तो ऊपर नीचे मेरा बिल्कुल सेम रहेगा। मैं इसको कैंसिल आउट कर दूंगा,
और यहाँ पर आ जाएगा 1/1/100। सो इसको सॉल्व करेंगे, 100 आंसर आ गया। बात समझ आई आप लोगों को? तो मैंने पूरा बेसिक से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है, मैं कुछ रट्टा नहीं लगवा रहा हूँ कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसका लॉजिक समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देखो जो स्टूडेंट्स मैंने मतलब काफ़ी टाइम पहले ना एक स्ट्रैटेजी वीडियो डाली थी दास ग्रेड 2 के लिए। मैंने उसके अंदर अलजेब्रा मेंशन किया था कि अलजेब्रा भी करना। तो एक बच्चे का यहाँ ऊपर कमेंट आया था कि अलजेब्रा तो आता ही नहीं है, बेवकूफ़ मत बनाओ वगैरह ना। मैंने बोला था भाई फॉर सेफ साइड लेके चलो, है ना, बिकॉज एक क्वेश्चन भी बहुत मैटर करता है। फॉर सेफ साइड आपको लेके चलना चाहिए। और इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा अलजेब्रा से क्वेश्चन आए हैं, है ना, इससे पहले वाली शिफ्टों में भी। तो देख सकते हो, है ना, कि अलजेब्रा कोई चीज़ आप लोगों को छोड़ के नहीं चलनी है, फॉर सेफ साइड आप लोग लेके चलो। अब यहाँ पे देखिए आपका a बाई एक्स प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1 है, b बाई वाई प्लस जेड बाई सी इज इक्वल्स टू 1 है। तो आपको x बाई ए प्लस सी बाई जेड बताना है क्या होगा। बेसिकली ये आपको फाइंड करना है। मीन्स अगर आपको x बाई ए की वैल्यू पता चल गई आप लोग पुट कर दोगे, आपको c बाई जेड की वैल्यू पता चल गई आप पुट कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। क्या एक्स बाई ए की वैल्यू मैं यहाँ से नहीं निकाल सकता? आप बोलोगे सर निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं पहले a बाई एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो y बाई बी है, राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दोगे, 1 माइनस वाई बाई बी हो जाएगा। इसको सॉल्व करूँगा, b माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू a बाई एक्स हो गया है। x बाई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b अपॉन बी बाई बी माइनस वाई। ये मेरी x बाई ए की वैल्यू आ गई है, सीधा मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, जो कि है b अपॉन बी माइनस वाई। क्लियर? अब इधर आ जाइए, b बाई वाई है 1 माइनस जेड बाई सी हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, b बाई वाई इज इक्वल टू सी माइनस जेड अपॉन सी, y बाई b कितना हो जाएगा? c अपॉन सॉरी सी बाई जेड की वैल्यू निकालनी है ना मुझे, ये मैं उल्टा कर रहा हूँ। z बाई सी इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी बाई वाई हो गया है। ओके, z बाई सी इज इक्वल्स टू वाई माइनस बी अपॉन वाई, और c बाई जेड हो जाएगा y अपॉन वाई माइनस बी। ये c बाई जेड की वैल्यू है, आप लोग पुट कर देंगे यहाँ पे, मीन्स प्लस y अपॉन वाई माइनस बी। क्लियर है? सॉल्व करने के लिए मुझे बेस इक्वल करना पड़ेगा ना, इसको बेस को इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पर बेस मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो मेरा बेस सेम हो जाएगा, यानी कि b अपॉन बी माइनस वाई है। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो b माइनस वाई हो जाएगा। अब आप लोग देखो सर दोनों जगह सेम है, मीन्स आप लोग बोल सकते हो b माइनस वाई अपॉन बी माइनस वाई, कैंसल आउट हो जाएगा, अब 1 आंसर आ जाएगा। गॉट इट? ऑप्शन 4 1 आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, तो कि आप लोगों को 0.23 के का दे रखा है, तो आपको इसको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो आप लोग बता सकते हो कि ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है? अच्छा, आपको पता है जब नंबर के ऊपर जब नंबर्स रिपीट होते हैं इस तरीके से, तो इनको रोकने के लिए इनके ऊपर बार लगा दिया जाता है, और जब मैं बार हटाता हूँ तो 23/99 आ जाएगा। जब बार हटाते हैं तो अपॉन में 99 है, जितने नंबर्स के ऊपर बार होता है उतने नंबर्स के अपॉन में 90, मतलब उतने 99 अपॉन में आ जाते हैं। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। ये देखो, हमने एक टॉपिक पढ़ते हैं नंबर सिस्टम के अंदर, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर हम देखते हैं जब भी कोई नंबर डेसिमल के बाद लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पे 0.5 लिखा है, तो 0.5 अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा अपॉन में 10 आएगा, ये मेरा 5/10 यानी 1/2 हो गया। ये मेरा p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा गया है। तो जो भी नंबर मेरा p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है वो मेरा रैशनल नंबर होता है। ओके, जो कोई भी नंबर मेरा p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है दैट वुड बी रैशनल नंबर गाइज, रैशनल नंबर होता है वो। ओके,
तो क्या ये नंबर मेरा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में मैंने लिख दिया? यस, ये मेरा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया गया, यानी कि ये भी मेरा एक रैशनल नंबर है। ओके, अच्छा आप बोलोगे सर रैशनल इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? तो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। अब आप ये मत सोचिएगा कि सर इससे तो क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, है ना, इरेशनल इससे नहीं आएगा, आ सकता है, बिकॉज आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा है, मतलब नंबर सिस्टम वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा है। देखो मैंने नंबर सिस्टम जो पार्ट, मैं नंबर सिस्टम अर्थमेटिक और एडवांस क्वांट को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता हूँ। जो नंबर सिस्टम वाला पार्ट होता है ना, उसके अंदर नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सॉर्ट्स एंड इंडाइसिस, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सब आते हैं, और खुद नंबर सिस्टम भी आता है। तो नंबर सिस्टम वाला जो पार्ट है ना, वहाँ से आप एट दास ग्रेड 2 में वहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के थोड़े बनते हैं, ठीक है, इसलिए आप लोगों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हाँ, तो मैं बोल रहा था इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं। फिर देखो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि डेसिमल के बाद, जैसे यहाँ तो डेसिमल के बाद नंबर अपने आप ही टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे डेसिमल के बाद नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा था, बट रिपीट हो रहा था। रिपीट अगर हो रहा था तो हम बार लगा के टर्मिनेट कर सकते हैं, बट अगर कोई नंबर ना ही टर्मिनेट हो रहा हो ना ही रिपीट हो रहा हो तो वो नंबर मेरा इरेशनल नंबर होता है, बिकॉज हम उसको टर्मिनेट ही नहीं कर सकते, और जो नंबर मेरा टर्मिनेट नहीं होगा वो नंबर मेरा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। जैसे कि 0. या फिर आप लोग 1 बोलिए, 1.3, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरीके से नंबर चलता जा रहा है फॉर इनफाइनाइट। नंबर रुक ही नहीं रहा मेरा, तो ये मेरा एक इरेशनल नंबर है, बिकॉज इस नंबर को मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता। गॉट इट? अच्छा, एक चीज़ और, मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर भी मैंने बताया था कि आप लोगों को एक्चुअली इसका असली मतलब पता होना चाहिए कि ये बन कैसे रहा है। ये 0.23 को मैंने सोल्व करने के बाद 23/19 आ कैसे रहा है, तो उसका मैंने आपको बताया था, मैं 2 बार बता चुका हूँ। इससे पहले भी जो मेरे लेक्चर्स, इससे पहले जो मैंने क्लासेस ली हैं दास ग्रेड 2 की, उसके अंदर ही मैंने आपको इसका पूरा कंसेप्ट बताया था, और उससे क्वेश्चन आप लोग का आया भी है ना। 23 मैं क्या करूँगा कि कंप्लीट नंबर में से वो नंबर माइनस कर दूंगा जिसके ऊपर बार नहीं है। मार्क माई वर्ड व्हाट आई एम सेइंग, कि कंप्लीट नंबर में से उस नंबर को माइनस कर दूंगा जो जिसके ऊपर बार नहीं है। जैसे कि 0 के ऊपर बार नहीं है तो ऑब्वियसली 0, ठीक है। अब डिनोमिनेटर के अंदर मुझे डेसिमल के बाद वाली चीज़ देखनी है, डिनोमिनेटर के अंदर डेसिमल के बाद वाली चीज़ देखनी है, तो मैं डेसिमल के बाद देखूंगा। अब देखना क्या है, जितने नंबर्स के ऊपर बार है ना उतने 9 आ जाएंगे, जितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं है उतने 0 आएंगे। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं जिसके ऊपर बार नहीं है तो 0 आएगा ही नहीं, तो आंसर आ जाएगा 23/99। ये इसका लॉजिक है ना। अगर आप लोगों को मैं कोई भी अलग से क्वेश्चन देता हूँ, जैसे 2.197 का के ऊपर बार है, आप मुझे इसको सॉल्व करके बताइए क्या आएगा, तो आप लोगों ने सीधा इसका तो देख लिया कि हाँ भाई 23 के ऊपर बार है, हटाऊंगा 23/99 आ जाएगा। बट क्या आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे? फिर अब ऐसे नहीं हो पाएगा। आप लोगों को फिर कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, जो जैसे मैंने आपको बताया है। कैसे? कंप्लीट नंबर 2197, इसमें से वो नंबर माइनस कर दीजिए जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 21 के ऊपर बार नहीं है, 21 माइनस कर दोगे। अब मुझे डेसिमल के बाद देखना है, डेसिमल के बाद मैं देखूंगा तो 97 के ऊपर बार है तो 99 आ जाएगा, और 1 के ऊपर बार नहीं है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा मेरा 21786/990। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होंगे ना आप लोगों को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक गार्डन है, कंसिस्ट बना होता है 135 नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ सर्टेन कॉलम। भाई एक कॉलम के अंदर लगाए गए हैं, और अलग से 225 प्लांट हैं, वो भी एक सेम नंबर ऑफ कॉलम में लगाए गए हैं। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे आर प्लांटेड। मतलब बेसिकली आप लोगों को 135 प्लांट और 225 प्लांट सेम नंबर, मतलब इस तरीके से कॉलम्स बनाने हैं कि ये भी डिवाइड हो जाए, उसके अंदर ये भी डिवाइड हो जाए। मतलब ऐसे इस हिसाब से लगाने कि भाई 135 इतने, इस हिसाब से कॉलम्स बनाने आप लोगों को कि 135 नंबर प्लांट भी लग जाएं और एक 225 नंबर प्लांट्स भी लग जाएं। ठीक है, कोई प्लांट्स बचे ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ। 25 मेरे पास पेड़ हैं, तो मैं एक ऐसे नंबर की वो बनाऊंगा रोज़, मतलब हर एक रो के अंदर ऐसे इतने प्लांट रखूंगा कि जिसके अंदर मेरे पूरे 25 के 25 प्लांट आ जाएं, है ना। तो मैंने क्या करा, हर एक रो ना मैं 5-5, हर एक रो के अंदर 5 प्लांट रखूंगा हर एक रो के अंदर। तो आप 5 प्लांट इधर आ जाएंगे, 5 प्लांट इधर आ जाएंगे, 5 प्लांट इधर आ जाएंगे, 5-5, इस तरीके से मेरी 5 रो बन जाएंगी। पूरे 25 प्लांट मैंने सेट कर दिए। क्लियर है? अब इस केस के अंदर ये 5 पता है क्या था, ये 5 इस केस के अंदर HCF था। हालांकि HCF सिंगल नंबर का नहीं होता है, हमें 2 नंबर तो एटलीस्ट चाहिए होते हैं, बट एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों को अब इसका HCF लेना चाहिए, है ना। 135 और 225 का मैं लूँगा यहाँ पर HCF।
135 एंड 225 का हमें HCF लेना है। 5 से इसको डेलिमिनेट कर दीजिए, 5 2 10, 5 7 35, 5 4 20, 5 5 25। अगेन ये 9 से डिविजिबल हो रहा है, 9 9 27, 9 5 45, यानी मेरे पास रेशियोज आ गई हैं 3:5। क्लियर है। अब ये जो मैंने पूरा इसके अंदर से नंबर्स निचोड़ लिए गए हैं ना, ये मेरा आएगा 9 5 45, दैट इज HCF ऑफ दिस। ओके 45 यहाँ पर ये मेरा HCF होगा। बात आप लोगों को समझ आई क्या? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अमित है 600 ऑरेंजेस परचेज किया अमित ने और 400 एप्पल परचेज किया फ्रॉम हिज शॉप। 15% ऑरेंज खराब हो गए एंड 8% मतलब ऑरेंज और एप्पल खराब हो गए हैं। 15% ऑरेंज खराब हो गए, 8% एप्पल खराब हो गए। तो ऐसा कौन से कितने फ्रूट्स हैं जो कि गुड कंडीशन के अंदर है? आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है काफ़ी। कि भाई मैं अगर बात करता हूँ ऑरेंज की, तो ऑरेंजेस 600 है, बट 15% ऑरेंजेस खराब हो गए हैं, 15% ऑरेंजेस रोटन हो गए गए, तो 85% ऑरेंजेस सही रह गए होंगे, है ना? एक सेकेंड, 85% ऑरेंजेस सही रह गए होंगे। अगर मैं बात करता हूँ एप्पल की, तो एप्पल आप लोगों के 400 एप्पल्स हैं, इसमें से अगर 8% एप्पल खराब हो गए तो 92% एप्पल सही हो गए, 92% सही रह गए होंगे एप्पल। ओवर द 600 प्लस 400, ठीक है। मुझे बताना है भाई टोटल का कितने परसेंट एप्पल सही रह गए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो मुझे लिखना पड़ेगा अपॉन में। क्लियर है। 600 का 85% कितना हो जाएगा? 6 8 48, 6 5 30, यानी 510 प्लस 9 चौक 36, 4 2 8, 368 अपॉन 1000। सो 8 7 5 3 8 डिवाइड बाई 1000, तो ये 1000 का कितना परसेंट आएगा इज 87.8%। गॉट इट? समझ आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। एक 90 लीटर के मिक्सचर में मिल्क और पानी, 90 लीटर का मिक्सचर है, 90 लीटर का मिक्सचर, इसके अंदर पानी और दूध है, मिल्क एंड वाटर है, जो कि किस रेशियो के अंदर है गाइस? 2:1 के अंदर है ना। इफ दिस रेशियो इज टू बी 1:2, अगर मुझे रेशियो 1:2 का बनाना है तो मुझे कितना पानी इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो 1:2 है। पहले मैं देख लेता हूँ इनकी एक्चुअल क्वांटिटी है कितनी, पानी और दूध की एक्चुअल क्वांटिटी है कितनी। तो टोटल 3 यूनिट है, विच इज इक्वल्स टू 90 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 लीटर। 30 लीटर यानी 60 इधर हो गया है, 30 इधर हो गया है। ओके 60 लीटर और 30 लीटर ही हो गया है। मीन्स आप देखिए कि यहाँ पे 60 लीटर है, यहाँ पर 30 लीटर है ना। मुझे यहाँ पर बताना है कि भाई क्या था द क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब कितना पानी में ऐड करूँ इसके अंदर, लेट्स एक्स लीटर में ऐड करूँ, जिससे कि जो मेरा मिल्क और वाटर की क्वांटिटी 1:2 हो जाए। एक बात मुझे बताइए, मिल्क की क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी, है ना। अगर मेरे पास भाई 40 लीटर मिल्क है, 50 लीटर दूध है, तो अगर मैं 20 लीटर और दूध लेके आता हूँ तो मिल्क की क्वांटिटी थोड़ी ना कम हो जाएगी। मिल्क की भले परसेंटेज, कंसंट्रेशन कम हो सकती है, मिल्क की परसेंटेज कम हो सकती है, बट क्वांटिटी जो है एक्चुअली वो तो सेम रहेगी। मीन्स यहाँ पर जो ये 1 यूनिट है इसकी वैल्यू 60 ही है, 60 ही रहेगी। यानी इस 1 यूनिट की वैल्यू अगर 60 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 लीटर। मीन्स कितना लीटर यहाँ पर ऐड किया गया है? 90 लीटर इधर ऐड किया गया है। ओके 90 लीटर आंसर होगा ऑप्शन 1। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, यहाँ पे तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी देखो आ रहे हैं एग्जाम में, और हम पहले भी कर चुके हैं। 1 + 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्चुअली मिक्स फ्रैक्शन से आप लोगों को बस प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1/x आएगा, 1 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो 1 ही बचा था, तो इसको मैं बेसिकली यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको साफ दिखे। 1 + 1 माइनस एक्स अपॉन 1 बचा था। क्लियर है? सॉल्व कर लीजिए इसको। इज इक्वल्स टू 1 है, 2x इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। ऑलराइट, सो दिस इज 3x इज इक्वल्स टू 2, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/3। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, एक टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, डिक्लेयर करती है भाई डाटा टेलीविजन इज नाउ अवेलेबल, जो कि इतना है, एज अगेंस्ट 28,400 अब ईयर बिफोर, जो कि पहले 28,400 था एक साल पहले।
तो मुझे बताना है भाई अप्रोक्सीमेट परसेंटेज रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ टेलीविजन ऑफर्ड बाय द कंपनी, यानी कितनी प्राइस के अंदर रिडक्शन कर दी है टेलीविजन ने। सीधा सीधा आप लोगों को परसेंटेज कैलकुलेट करना है कितना परसेंट कम हो गया। यानी पहले जो टेलीविजन का प्राइस था वो 28,400 था, अब उस टेलीविजन का प्राइस 25,600 हो गया है। यानी कितना कम हो गया है, कितना कम हो गया गाइस, 2,400 और 2,800 कम हो गया ना, 2,800 कम हो गया। अब यही 2,800 मुझे बताना भाई 28,400 कितना परसेंट है, परसेंटेज रिड्यूस मुझे बताना है। तो 2800 इज व्हाट परसेंट ऑफ 28,400। क्लियर है। देखो यहाँ पे ना परसेंटेज काफ़ी नियर है, 9.81, 9.86, 8.96, 9.6, तो परसेंटेज काफ़ी करीब करीब है। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर सॉल्व करूँगा, ओके। वरना तो मैं कह सकता था कि भाई जो वैल्यू है ना, अगर इसका जो 10% होता वो 2840 होता है इसका 10%, और ये 40 रुपये 40 यूनिट कम है, यानी 10% से थोड़ी सी कम वैल्यू आएगी, मैं वो आंसर मार्क कर देता, ठीक है। बट यहाँ पे सारी वैल्यू 9.81, 9.86, तो इसलिए मुझे अब कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा अभी क्वेश्चन को, ओके। 4 7 20, 4 1 4, 4 7 28, 700। तो आपको 700 को डिवाइड करना पड़ेगा 71 से। बट यहाँ पर आप लोग थोड़ा स्मार्ट प्ले कर सकते हो, जैसे कि आप लोग कोई भी रैंडम नंबर सब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करोगे, बिकॉज आप लोग यहाँ पे साथ के साथ ऑप्शंस देखोगे। जैसे 9 8 9 8 9 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 9 या 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, ओके। जैसे 9 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 9 7 63 और 9 कम 9, क्लियर है। 61 आया, तो 9 पॉइंट जाएगा और यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। अब 9 सब जगह है, मीन्स ये 8 वाला मैंने एलिमिनेट कर दिया। थोड़ा मुझे स्मार्ट अप्रोच करनी है। अब यहाँ पे या 8 आएगा या 6 आएगा। अब मैं 8 या 6 से मल्टीप्लाई करके देखूंगा। यहाँ पर जैसे मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 7 56, 8 एकम 8, तो ये ऐसी बात है, जब यही इसके नियर आ रहा है तो 6 से मैं क्यों मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैंने ये 6 वाला भी एलिमिनेट कर दिया, या तो 9.81 होगा या फिर 9.86 होगा। ये मैं साथ के साथ जल्दी जल्दी देखता रहूँगा, जस्ट अभी मैं करके दिखा रहा हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये क्या गई, तो मैं डायरेक्ट ही जल्दी जल्दी ना कर लूँ। बट आप लोग यकीन मानिएगा, जब आप लोग एग्जाम में करोगे तो आप लोग नंबर्स सोचोगे कि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ या 5 से या किससे मल्टीप्लाई करूँ। बट आप लोग ऑप्शन पे जाओगे तो आप लोगों को थोड़ी क्लियरिटी मिलेगी, हाँ मुझे इसी से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज ऑप्शन में यही है। क्लियर है। बाकी अगर हाँ ऑप्शन में दूर दूर होते तो फिर तो मैं अप्रोक्सीमेट कर लेते सीधा। हमारे लिए दोनों काम आसान है। अगर नंबर नियर है तो आप लोग ऐसे चेक करके कर सकते हो इजीली। अगर आप नंबर नियर है तो फिर तो सीधा अप्रोक्सीमेट कर दो, फिर तो नंबर्स के बीच में गैप ही ज़्यादा हो गया, ओके। सो ये कितना आ जाएगा, 32 एंड 42, क्लियर है। दिस लगाओगे 0 तो 1 आएगा या फिर 6 आएगा। 1 पे अगर है तो 71 तो आएगा नहीं, 6 ही आएगा, है ना। अप्रोक्सीमेट आप लोगों को बताना था। वैसे तो यहाँ पे 7 6 42 एंड 6 426 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर आप लोगों का 9.85 समथिंग होना चाहिए, बट आप लोगों को अप्रोक्सीमेट बताना है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट इसके बराबर ही होगा, नॉट इसके इक्वल। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 9.85 समथिंग कुछ आगे करके जाएगा, जो कि 9.86 समथिंग के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो आपको यहाँ पे गिवन है 5/7 ऑफ 13 कम 13 6 19 बटे 19/30। सो ये डिवाइड में है, 7 2 14 और 19/7, 4 3 12 एंड 1 13/4 है। मैं इसको जब साइन चेंज करूँगा तो 4 ऊपर चला जाएगा और 13 अपॉन में आ जाएगा। गॉट इट, क्लियर है। सो अब मुझे पता है सर, यहाँ पे अगर मैं डिवाइड का साइन की जगह मल्टीप्लाई करूँगा ना तो ये भी मेरा चेंज हो ही जाएगा, यानी कि 5 × 19 डिवाइड बाई 7 × 13, 7 × 13 डिवाइड बाई 19 × 4। 7/13 से 7/13 कैंसिल हुआ, 4 से सॉरी 19 से 19 से 19 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा 5/4, ऑप्शन 1। गॉट इट। The HCF of two numbers each having 3 digit is 17। LCM 714 है, तो सम ऑफ द नंबर्स, आपको दो नंबर्स का सम बताना है। आपको पता है सर, अगर दोनों नंबर्स का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ LCM HCF इंटू LCM होता है। एंड आपको ये भी पता है कि सर LCM होता है HCF
इंटू ए इंटू बी। क्लियर है? आपको दोनों नंबर का सम चाहिए। आपको पास अगर दोनों नंबर्स का सम आप लोगों को निकालना है, यानी अगर आपको ए प्लस बी निकालना है तो बेसिकली आप लोगों को उन दोनों नंबर्स का रेशियो पता होना चाहिए। आप दोनों नंबर्स का रेशियो ऐड कर दोगे, उसके अंदर एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? इसी तरीके से निकाल सकते हो आप लोग। मीन्स मुझे एचसीएफ तो गिवन है 17, मेरे पास एचसीएफ है, मुझे बेसिकली ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, दोनों रेशियोज का मुझे सम करना है। ओके, दोनों का रेशियोज का मैं क्या करूंगा, सम करूंगा। सो एचसीएफ 17 है और ए और बी की मैं वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ। जैसे एलसीएम मेरे पास कितना है, 714 इंटू एचसीएफ 17 ए इंटू बी है, 17 चौक 68 होता है, 17 दूनी 34, यानी ए इंटू बी आपका कितना आ गया, 42। अच्छा, ए और बी जो होती है वो को प्राइम रेशियोज होती हैं, को प्राइम रेशियोज होती है ना वो, यानी जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो ऐसे दो नंबर्स के अंदर ब्रेक करो ए और बी को जो को प्राइम हो, तो आप बोलोगे सर 6 7 42। इसके अलावा आपका 42 इंटू 1 भी हो सकता है, बट वो नंबर बड़े चले जाएंगे ना, वो मेरा नंबर, फिर जो मेरा नंबर होगा वो एलसीएम से भी बड़ा चला जाएगा। क्लियर है? वो नंबर मेरा फिर एलसीएम से ही बड़ा चला जाएगा, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं 42 इंटू 1 नहीं लूँगा। सो यहाँ पर मेरे पास आया 6 और 7 है ना, ए और बी मेरे पास कितना है, 6 और 7, मैं इन दोनों को ऐड कर लूँगा, 6 + 7, 7 6 13, यानी 6 + 7 और इंटू 17, यानी 13 इंटू 17, 13 7 91, मैं क्या करूँ, 17 का 17 से मल्टीप्लाई करूँ ना, 17 कम 17, 17 51, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। देखो कोई भी जो नंबर होते हैं ना, जो नंबर्स होते हैं वो एचसीएफ से या तो बराबर होंगे या फिर एचसीएफ से बड़े होंगे, है ना, या तो एलसीएम से छोटे होंगे या फिर एलसीएम के बराबर होंगे। क्लियर है? कोई भी नंबर ना तो एलसीएम से बड़े होते हैं ना ही एचसीएफ से छोटे होते हैं। इसलिए अगर कोई भी नंबर एलसीएम से बड़ा आता है तो फिर आप लोगों को वो नंबर नहीं लेना। ओके, अब जैसे आई गेस इसके अंदर वो नंबर मेरा बन रहा है ना, अगर मैं 42 इंटू 1 भी लेता हूँ नंबर्स का रेशियो, और एचसीएफ से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 17 चौक 68, 17 दूनी 34, तो 704 आ रहा है। ठीक है, एलसीएम से छोटा है मेरा नंबर, बट अगर मैं इसके अंदर 17 और 704 और 17 ऐड करूँगा तो वो मेरा ऑप्शन के अंदर नहीं है। ठीक है, वो मेरा ऑप्शन के अंदर नहीं है, नंबर मेरा बन सकता है बट वो मेरा ऑप्शन में नहीं है। क्लियर है? तो फिर वो मैं यहाँ पर मार्क नहीं करूँगा, अगर ऑप्शन में होता तो फिर वो मेरा आंसर हो जाता। आइए वाला क्वेश्चन देखिए। इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। आपको बताना द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ द सीरीज। पहले 20 टर्म की सीरीज का सम आपको बताना होगा। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करता हूँ, यहाँ पे 1/5 इंटू 6 आपका फर्स्ट टर्म है, 1/6 इंटू 7 आपका सेकेंड टर्म है, प्लस 1/7 इंटू 8 आपका थर्ड टर्म है। अच्छा, फर्स्ट टर्म आपका 5 और 6 है, सेकेंड टर्म 6/7 है, थर्ड टर्म 7/8 है, फोर्थ टर्म 8 इंटू 9 है। आपने देखा जो फर्स्ट टर्म है, मुझे ना 20वां टर्म अगर पता चल गया मैं आंसर निकाल दूंगा। अगर 20 टर्म, एक सेकंड टाइम कितना होगा, अगर मैं 20वां टर्म निकालूंगा, अगर मैं 20th टर्म निकालता हूँ तो वो मैं निकालूंगा, देन मैं सम कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सो मैं करता क्या हूँ, पहले 20वां टर्म निकालूंगा। अच्छा, आप लोग देखो जो फर्स्ट टर्म है उसके अंदर ये जो 5 है ना, 4 आगे ज़्यादा है इससे। सेकंड टर्म के अंदर मैं एक पैटर्न ऑब्जर्व करूँगा, एक पैटर्न, जैसे सेकंड टर्म में 6 जो है इससे 4 ज़्यादा है, थर्ड टर्म के अंदर 7 इससे 4 ज़्यादा है, फोर्थ टर्म के अंदर 8 इससे 4 ज़्यादा है। यानी कि अगर मैं 20th टर्म निकालता हूँ, 20वीं टर्म निकालता हूँ, 20th टर्म, तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो इससे 4 ज़्यादा होगा, यानी 1/24 हो जाएगा, इंटू फिर 25 कर दूंगा मैं। क्लियर है? सो आगे सोल्व करते हैं इसको। अच्छा, आप लोगों ने एक पैटर्न ऑब्जर्व करना, जब भी आप लोगों को इस तरीके से टर्म लिखी होती है ना, इसका मतलब होता है 1/5 माइनस 1/6। क्लियर है? आप लोग इसको सोल्व करके देखो, यही आएगा मेरे पास। इस तरीके से 1/6 माइनस, मतलब ये तो बड़ी बेसिक सी, जब आप लोग शुरुआत में नंबर सिस्टम वगैरह सीक्वेंस एंड सीरीज वगैरह सीखते हो तब आप लोगों को ये सिखाया जाता है। क्लियर है? मतलब जब इस तरीके का पैटर्न आता है तो वह आपका आता है 1/7 प्लस 1/7
-1/8 +1/8 -1/9, इसी तरीके से 1/24 -1/25। तो आप लोग देखोगे 1/6 से 1/6, 7 से 7, 8 से 8, ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरीके से 24 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली मेरे पास बचेगा 1/5 -1/25, ये फाइनली मेरे पास बचा है। तो 25 अपोन में आया, 5 5 से 25 अपॉन 1, तो ये 4/25 हो जाएगा, आंसर आएगा, जिसको कि मैं सॉल्व करता हूँ तो 0.16 आएगा आंसर, ऑप्शन 4 बॉस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट, सो एक एवरेज, ये होमवर्क है, इजी सा क्वेश्चन है होमवर्क, ये तो मतलब क्या ही क्वेश्चन है यार, ये क्या कुछ भी पूछ लेता है। आप लोग देखो 1.3, इसको ऐड करोगे 4.69 माइनस 2.05, 6 4 2.64, बहुत आसान क्वेश्चन है होमवर्क। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं ना, इसके बाद ये अपनी कंप्लीट होती क्लास है ना। देखो एक टैंक है जो कि इतना मीटर लंबा है, चौड़ा 12 मीटर है और 6 मीटर डीप है। एक टैंक है गाइज जो कि 25 मीटर लंबा है, 12 मीटर वाइड है एंड 6 मीटर डीप है। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स वॉल एंड बॉटम इज 1.5 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर कितनी कॉस्ट आएगी? क्लियर है, तो यहाँ पर इसकी जो वॉल्स है उसको प्लास्टर करना है मुझे, इसकी वॉल्स को प्लास्टर करना है और इसके बॉटम को प्लास्टर करना है। तो वॉल्स, अगर मैं वॉल्स पे प्लास्टर करता हूँ तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लूंगा मैं, क्यूबोर्ड का कर्व्ड सरफेस एरिया लूंगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड कितना होता है गाइस? 2 ब्रैकेट L + B × H, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। प्लस बॉटम भी ले लूंगा, बॉटम में मेरे पास क्या है? ब्रेथ है ना, विथ है और लेंथ है, यानी कि L × D। फिर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.5 से, ओके। 2 ब्रैकेट L कितनी है? 25 है एंड B कितनी है? 12 है, तो दिस इज 37 इंटू H कितनी है गाइस? 6 प्लस 25 50 300। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 12 से 30 से 84, 8 से 14 प्लस 300, तो 748 इंटू 1.5, 1.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सीधा आप 15 से मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या आप इसको 3/2 करोगे? क्लियर है, 0 2 और यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है ना, 6 5 11 और यहाँ पर आ जाएगा, मीन्स 1 1 2 2। एक सेकेंड में कुछ गलती कर दी मैंने, पंद्रह सत्ते यहाँ पे कुछ करा है मैंने, एक सेकेंड, 5 6 7 3, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 3 36, 12 सत्ते 84 होता है, 8 से 14, तो मैंने यहाँ पे 8 क्यों लिखा था जबकि यहाँ तो 444 था। ट्रिपल 4 है ना, सो 44 और यहाँ पे 4 3 7 इंटू 1.5, ठीक है, आप कर लीजिए, 15 सत्ते 105, 15 चौके 60 एंड 15 चौके 60, 0 6 6 5 11 है ना, तो आंसर आ जाएगा, तो डेसिमल था 0 हट जाएगा, मतलब 1116, ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Anu can do a job in 10 days, Babu can do the same job in 20 days. They start doing the job together, but after 4 days Babu leaves
हाउ मैनी मोर डेज विल बी रिक्वायर्ड बाय अनु टू कंप्लीट दिस जॉब अलोन। तो अनु 10 दिन में करती है, बाबू 20 दिन में कंप्लीट करता है। एलसीएम ले लूँगा, 20 आएगा। बाबू की एफिशिएंसी 1 है, अनु की एफिशिएंसी 2 है। दोनों साथ में मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं, अनु प्लस बाबू। तीन, दोनों की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। दोनों ने 4 दिन तक साथ में काम किया। 4 दिन के बाद बाबू छोड़ के चला जाता है, अनु अकेले काम करता है। अनु अकेले काम करता है। टोटल काम कितना था? 20 यूनिट था। यहाँ पर कितना काम हो गया? 12 यूनिट काम हो चुका है। रेस्ट वर्क कितना रह गया है? 8 यूनिट, जो कि अनु अकेले वर्क करेगा। अनु कितनी की एफिशिएंसी कितनी? अनु की 4 है। अनु कितने दिन में करेगा? 8/2 यानी 4 डेज के अंदर, 4 डेज। गॉट इट। यहाँ पर हम एफिशिएंसी लिखते हैं, ये मेरा टोटल वर्क हो गया, बीच में डेज, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। ऑलराइट गाइज, तो जो क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया उसका कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा, ठीक है। और अभी रेगुलरिटी बनाए रखिए, बिकॉज आप ये कोशिश करिए कि अक्टूबर तक तो आप लोग अपना पूरा अच्छे तरीके से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लें। ओके, बाद में अगर बढ़ता है तो बात अलग है। इनिशियल ऑफ अक्टूबर तक आप पूरा अपने से इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लो। क्लियर है? बाकी लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उसका आंसर कमेंट में जरूर करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर।